हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते गए। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं मंजू सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप किसान भाई बहनों तक कृषि संबंधी तमाम नई नई जानकारियां पहुंचती हैं, ताकि आप इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सके और कृषि क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को अपना सकते हैं। उसके बाद बात होगी विज्ञान और किसान की, और अंत में फार्मिंग इंडिया में जानकारी देंगे सरकार की योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 16 से 18 जुलाई के बीच पूसा स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा इसमें, आइए डालते नजर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि मंत्रालय एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके करीब 113 जो अनुसंधान केंद्र हैं विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में जो है उनकी स्थापना हुई है, और वहाँ पर कमोडिटी बेस रिसर्च जो है होती है और कृषि से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर जो है अनुसंधान कार्य किया जाता है। और ये अनुसंधान कार्य मैं ये कहूँगा कि अपने आप में जो उनके निर्धारित कमोडिटीज़ हैं उन पर किया जाता है, जो जलवायु क्षेत्र से संबंधित और उस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी कृषि समस्याएं हैं उनको रिसर्च के माध्यम से निवारण करने के लिए जो है ये केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से कृषि की नई तकनीक जो होती है उनका विकास किया जाता है। उस नई तकनीक का जो है एक तरह से उनका प्रचार प्रसार और प्रसारण जो है वो किसानों तक किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें, और साथ साथ में ये कैसे सुनिश्चित करें जिससे कि किसानों की आय भी कैसे बढ़े। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए जितनी भी तकनीक्स हैं वो हमारे वैज्ञानिक उनका विकास करते हैं, और किसानों के प्रोत्साहन के लिए जो है और साथ साथ में जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि वैज्ञानिकों के भी प्रोत्साहन के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रयासरत है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना करीब जो आप सन 1929 में जो है की गई थी, और इसकी स्थापना 16 जुलाई को हुई थी, और 95 जो इसका स्थापना दिवस है उसको मनाया जा रहा है। और इस स्थापना दिवस पर जो है एक तरह से पहली बार ये एक पहल ली गई है कि जिसमें जो एक तरह से उसको हम लोग टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाएंगे, और जितनी भी तकनीक यहाँ विकसित हुई है उन तकनीक के बारे में एक तरह से वहाँ एग्जीबिशन के माध्यम से जो है जितने हमारे प्रतिभागी हैं और स्टेक होल्डर्स हैं एक तरह से मैं ये कहूँगा उनको जानकारी देने के लिए, इंडस्ट्री को जानकारी देने के लिए इंटरफेस मीटिंग भी रखी गई है। और एग्जीबिशन के माध्यम से जितनी भी हमारी तकनीक जिनका विकास हुआ है वहाँ पर उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो 16 तारीख को हमारे माननीय जो कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी जो है वहाँ पर इस कार्यक्रम में उपलब्ध रहेंगे। और वहाँ पर एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो तकनीक हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित की है उन वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित तकनीक है उनको एक तरह से मैं ये कहूँगा कि रिलीज़ किया जाएगा, जिससे कि उसका लाभ हमारे किसानों तक पहुँचे और जितनी भी इंडस्ट्री है उन तक पहुँचे। और 40 के लगभग जो तकनीक जो है उनको चुनाव किया गया है उसमें जितने भी उसके डेवलपर्स हैं जिन्होंने इन तकनीक का विकास किया है वैज्ञानिकों ने, उन वैज्ञानिकों को भी एक प्रकार से उनको रिकॉग्निशन मिलेगी और सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आइए कृषि दर्शन में नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर।
जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के लिए 2 दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन पूसा में स्थित नास कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या कुछ विशेष रहा, आइए जानते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास 2 दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस कार्यशाला में जैविक को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ाने, मार्केटिंग एवं अन्य मुद्दों पर विशेष रूप से बल दिया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के अपर सचिव राकेश रंजन, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव योगिता राणा, कृषि मंत्रालय के आईएनएम विभाग के निदेशक डॉक्टर एम.के. मिश्रा, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे। मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, ये एक बड़ा ही एक फोकस्ड प्रोग्राम कृषि मंत्रालय की तरफ से 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो किसान हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ का एग्रीकल्चर करते हैं, उनको अच्छे से वैल्यू चेन देनी है, जिसमें कि उनको एक अच्छा प्लांट मटेरियल देना होता है। फिर उसके साथ पूरा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस डाल करके, जैसे कि पूरी की पूरी उनकी ट्रेनिंग हम करते हैं। और जब वो उपज आती है, चाहे वो उनके कुछ जीआई टैग्ड हैं, जैसे काले चावल हैं या कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सब का ना ही सिर्फ देश के अंदर ही उनको कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देना है, लेकिन देश के बाहर भी उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसकी सर्टिफिकेशन पे ये पूरा फोकस होता है। अगर आप देखेंगे कि हर साल कम से कम हर साल 200 करोड़ से ज़्यादा इसका बजट ये 8 स्टेटों में जाता है। और आज हम यहाँ पर सब 8 स्टेट के जो मुख्य कार्यदर्शी हैं, उनके नीचे जो उनके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, फिर हमारे डोनर की तरफ से हैं, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस पूरे के पूरे इस प्रोग्राम को और कैसे हम इसको बड़े स्तर तक लेके जा सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि जो किसान हैं वो अपने आप को एक एफपीओ के रूप में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं। और उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ऑर्गेनिक जो फूड है उसको उगाया जाए, उसके जो पौधे हैं या सीड्स हैं वो कहाँ से लेकर के आया जाए, जब हार्वेस्ट के टाइम पे क्या ट्रेनिंग चाहिए, उसको एकत्र करा जाए, उसकी पूरी ब्रांडिंग, उसका सर्टिफिकेशन। मतलब आपको जान करके ये बड़ी खुशी होगी कि ये ना ही हमारे देश में, ताकि ये विदेश में भी पूरा कार्गो जाता है, जैसे कि दुबई में पाइनएप्पल गए हैं, कीवी ऑस्ट्रेलिया में जाती है। तो इसमें पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्या क्या सर्टिफिकेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारा हैंड होल्डिंग और एजेंसीज हम इसमें लाते हैं। और उन एजेंसीज को पूरा बजट प्रोविजन रहता है, मतलब हर एक में, और हर एक एफपीओ को मार्केट की एक्सेस देते हैं। और लाने जाने में अगर उसको कुछ ट्रांसपोर्टेशन की भी, इसमें उसको अगर ट्रक की ज़रूरत है या छोटी गाड़ी की ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है या स्टोरेज की ज़रूरत है, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, ब्रांडिंग की है, और मार्केट के साथ लिंक किया जाता है। और यही नहीं, अगर किसी भी एफपीओ को, फार्मर प्रोड्यूसर को बैंक के साथ भी अगर उसको लोन चाहिए तो उसको उसमें भी जोड़ा जाता है। खेती में केमिकल के उपयोग से परेशान सरकार ने जैविक खेती के लिए पिछले कई सालों से प्रयास कर रही है। आज यहाँ नास कॉम्प्लेक्स में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम है, उसके लिए एक राज्य के प्रतिनिधियों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रखा गया और रिव्यू रखा गया, जिसमें 8 राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं जो MOECD-NER में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्कीम नॉर्थ ईस्ट में चल रही है और जिसका फोकस एक्सपोर्ट के प्रति है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। ये आज 2 दिन की मीटिंग की पहली कड़ी है। कल इसी विषय में अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक और मीटिंग रखी गई है, जिसमें और अधिकारीगण आएंगे। लेकिन आज यहाँ जो राज्य से प्रतिनिधि आए हैं, उनके साथ राज्य में क्या हो रहा है, सरकार से दिया जा रहा पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, राज्य को आगे किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, और अगर हम इसको और बढ़ावा देना चाहें तो वो हमसे क्या चाहते हैं, इस विषय पे चर्चा हुई है। चर्चा बड़ी अच्छी चल रही है। इस स्कीम की सफलता को देखते हुए और किसानों की रुचि देखते हुए सरकार इसमें आगे और पैसा लगाने की भी सोच रही है।
अभी तक MOVCD-NER में लगभग 1,80,000 हेक्टेयर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में कवर किया है, और जिससे तकरीबन इतने ही किसान जुड़े हैं। इस संदर्भ में जो सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों के जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो यहाँ पे मिलने लगी है। अभी पिछले माह ही यहाँ पर एक पाइनएप्पल का फेस्टिवल हुआ था दिल्ली हाट में। लोगों को वहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, और ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इंटरेक्शन से हमें ये रहेगा कि राज्य को और किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम उनकी अच्छी मदद कर सकते हैं, और इन सब विषयों को लेके हम कल विस्तार से फिर चर्चा करेंगे और आगे प्लान बनाएंगे। मेरा नाम ओकित पारिंग है। मैं अरुणाचल प्रदेश जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसका सचिव हूँ। उसके बाद हमारा जो यहाँ जो जैविक किसान कृषि का जो स्कीम है जो MOVCD-NER का नाम में है, उसका स्टेट का नोडल ऑफिसर हूँ। तो ये जो स्कीम पिछले जो 6 सालों से चल रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि पूर्वोत्तर राज्यों को एक ऑर्गेनिक का एक हब बनाना है, भारतवर्ष के लिए, पूरा विश्व के लिए। तो उस जो मिशन था उसको लेके आगे बढ़ा। तो इनिशियल जब शुरू हुआ था उसमें हालांकि कुछ कठिनाई था, क्योंकि नया स्कीम था, लोगों को फर्स्ट टाइम ये पहले बार कर रहा है कि जो नेचुरल फार्मिंग था उसको एक आपका जैविक फार्मिंग में लेके जा रहा है। उसके बाद जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है ये सब जो नया सिस्टम लेके आया। लेकिन अभी आज का फिलहाल आज का जो तारीख है इसमें हमारे साथ कम से कम 46 FPCs, हम जो APO बोलते हैं, 46 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जुड़ा हुआ है। तो हमारा 20,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जो खेती है जो ऑर्गेनिक सेक्टर में ऑलरेडी सर्टिफाइड है। तो उसको लेके फार्मर्स भी इनिशियल में ये शुरुआत में ये था कि क्या हम ऑर्गेनिक करने से हमारा जो वो है प्रोडक्शन है इसमें कमी आएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम ऑर्गेनिक में अगर इतना अपना एक टाइम एनर्जी देता है तो क्या हमको मार्केट से उतना ये जो रिस्पॉन्स है, जो वैल्यूएशन मिल पाएगा। ये इवेंचुअली शुरुआत में हम लोग को भी था एक आशा की ओर जा रहा था हम लोग। लेकिन आज आफ्टर 6 ईयर्स के बाद हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो फार्मर्स का एक्सपीरियंस है, हम बहुत सारा हमारा प्रोड्यूस है, जैसे कीवी है, जो नॉर्मल कीवी कल्टीवेशन में फार्मर्स को अभी भी उसका प्राइस है फार्म गेट में 90 रुपया किलो में। लेकिन जो ऑर्गेनिक कीवी है इसका आज का डेट में 120 रुपीज़ से लेके 150 तक जाता है। उसके बाद जो लोकल जिंजर है, जो जैविक खेती का सर्टिफाइड है, उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो ये फार्मर्स भी अभी रियलाइज़ हो गए कि इस मदन जाने से हमारा जो ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट वाला जो इलाका है जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक जो हम नीश मार्केट बोलते हैं जहाँ प्रोडक्शन कम होने से भी एक फार्मर्स को जो स्मॉल एरिया में ग्रो करने से उसका आमदनी ज़्यादा मिलता है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एक स्कीम है जिससे हमारा जो जितना फार्मर्स जुड़ा हुआ है और एक संगठित मोड में एक FPO FPC का एक उस माध्यम में चल के हम लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरा नाम के देवदत्त शर्मा हूँ और मैं मणिपुर में हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन नाम का एक डिपार्टमेंट का एडिशनल डायरेक्टर हूँ। 2015-16 जब ये स्कीम शुरू नहीं हुआ और शुरू हो रहे थे, उस समय में सिर्फ 400 फार्मर ऑर्गेनिक फार्मर में पड़ा हुआ था, फार्मिंग में पड़ा हुआ था, कर रहे थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। कोई जानता नहीं था ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका फ़ायदा उसने कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, कोई कंज्यूमर को भी पता नहीं था, प्रोड्यूसर लोग को भी पता नहीं था। लेकिन ये स्कीम 2015-16 से जब शुरू हो गए थे, आज का डेट में अभी 37,900 फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मर रजिस्टर्ड। फसल है वो ब्लैक राइस नाम का वो काला चावल, वही एरोमेटिक चावल एक। दूसरी ये फसल है ये जिंजर, वो अदरक और हल्दी और कचाई लेमन, ये GI टैग का जो नींबू है।
GI टैग का वो संतरा भी है, वो तमिलनाडु ऑरेंज नाम का, और किंग चिली बहुत बर्न वाला, वो बहुत हीट वाला, वो बहुत जलता वो चिली भी, वो किंग चिली कहते हैं, वो भी है। ऐसे अनेक फसल लगा के वो फार्मर लोग वो अभी इस वक्त में तो एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। वहाँ अमेरिका में करते हैं, जर्मनी में करते हैं। पहले जो उसका ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं था, उस समय में तो कोई यहाँ का जो फसल प्रोडक्ट वो कमोडिटी फॉरेन कंट्रीज में जाता नहीं थी। ये सही बात बताया है, सक्सेस स्टोरी बहुत है अभी, और किसान लोग बहुत खुश है। हमारा मणिपुर का किसान जो है अभी करीबन से टोटल पॉपुलेशन 30 लाख से, टोटल फार्मर्स करीबन 20 लाख जैसे होंगे। जहाँ 20 लाख का जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 37,500 कवर किया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा उसको मेहनत देना पड़ेगा, ताकि यहाँ का हमारा स्टेट एज ए होल ऑर्गेनिक बन के, नॉर्थ ईस्टर्न को होल ऑर्गेनिक बन के ये कंट्री का ऑर्गेनिक हब बन जाए। क्योंकि उसका हमारा जगह का जो हवा पानी वो सब क्लीन है। वो हिली स्टेट है, हिली राज्य है, उसमें कोई पॉल्यूशन बहुत कम है, उसका सॉइल का जो कंटामिनेशन बहुत कम है, और ये अच्छा खाना खाने से स्वस्थ रहते हैं। आदमी को स्वस्थ रहने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी काम होता है, वो करना पड़ता है। वो इंडिया को स्वस्थ बनाने के लिए ये ऑर्गेनिक सेक्टर में वो फोकस देना है, और नॉर्थ ईस्टर्न ऐसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कृषि दर्शन में इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर, ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर किसानों के लिए केंद्रित है। तो आइए नजर डालते हैं ऐसी ही योजना पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे बैम्बू मिशन के बारे में। जी हाँ, हमारी सरकार बैम्बू मिशन को लेकर काफी गंभीर है और इसीलिए कई तरह के अनुदान किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से युवाओं के बीच भी काफी क्रेज देखा जा रहा है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही बैम्बू मिशन से महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इस मिशन के द्वारा कैसे हमारे किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया।
जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जयपाई न्यूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको बैम्बू मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव से हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद मिलती है। चलते चलते ये भी जानकारी दे दें आपको कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube से भी जुड़ें। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ आप किसान भाई बहनों से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।